नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन या रेट लॉ के ऊपर बात करेंगे। देखिए, इस लॉ को समझने के बाद ही हम केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले रेट लॉ की मैं आपको डेफिनेशन देता हूं, फिर इस डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच rate is directly proportional to the concentration of the reactants raised to some power that may or may not be equal to their stoichiometric coefficient। अभी सुनते ही चीज़ समझ में नहीं आती, मैं ये चीज़ जब पूरा समझा दूंगा उसके बाद फिर से रिपीट करूंगा, आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। इस बात को समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ट्वाइस ए बी रिएक्ट करके सी बना रहे हैं। ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। ये बात तय है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स में जाते हैं, लेकिन ये जो जाने की स्पीड है, रेट है, ये किस बात पे डिपेंड करती है? तो आज हम ये डिपेंडेंसी कंसंट्रेशन के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसंट्रेशन मतलब कितनी क्वांटिटी में रिएक्टेंट्स है, कितने वॉल्यूम में, यानी कितने मोल्स प्रेजेंट है, कितने वॉल्यूम में। इन शॉर्ट, मोलैरिटी। मोलैरिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, राइट? सो नाउ आपके सामने ए बी रिएक्ट करके सी में जाते हैं। रेट लॉ के लिए मैंने अभी डेफिनेशन दी थी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये आगे एक मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू सम पावर दैट मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां पे देख सकते हैं इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं a पावर 2 b पावर 1, तो ये जो पावर अभी आपके सामने आ रही है नीचे वाली इक्वेशन में, ये तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर है, लेकिन यहां पे तो उनके बराबर नहीं है, कुछ और हो सकता है। कुल मिलाकर जो भी रेट लॉ अभी आपने लिखी है, दिस इज रेट लॉ। मतलब ये एक एक्सप्रेशन आपने लिखा है, इसी एक्सप्रेशन को रेट लॉ कहते हैं, और ये टोटली एक्सपेरिमेंटल होती है, यानी कि मेयरली लुकिंग एट द रिएक्शन आप ही डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका रेट लॉ क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही निकाली जाती है। कैसे निकालते हैं वो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो रेट लिखी गई है वो सिर्फ इतना सा ही कहना चाह रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। उनकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्शन की प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की रेट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसको अगर हम डे टू डे लाइफ से समझने की कोशिश करें तो आप इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए। मान लीजिए किसी ट्रैफिक सिग्नल पर भीड़ बहुत कम है, या तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है या लेट नाइट का टाइम है, तो भीड़ बहुत कम है। लाइट्स के वहाँ पे अगर लोग रुक रहे हैं, राइट, तो उनके गाड़ियों के आपस में जो बैंग होने की जो रेट है, भिड़ने की जो रेट है, वो बहुत कम होगी। लेकिन वहीं पे पीक आवर्स में अगर आप देखें उसी ट्रैफिक सिग्नल, उसी सड़क पर भीड़ जब बहुत ज़्यादा होती है तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कुल मिलाकर सड़क वही है, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ गए हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है एक लिमिटेड एरिया में। इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने से, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाने से रेट ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ सकता है। एक एग्जाम्पल से तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ तक बात मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। किसी और एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, उस एग्जाम्पल को भी आप सुन लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल के अंदर आप ये मानिए कि मान लीजिए एक रूम के अंदर दो लोग हैं, एक को ए मान लेते हैं और एक को बी मान लेते हैं, और ब्लाइंड फोल्ड है, आंखों पे उनके पट्टी बंधी हुई है। ए को बी के साथ जुड़ना है। रूम थोड़ा सा बड़ा है, उस रूम में इन दोनों को छोड़ दिया गया है। अब ब्लाइंड फोल्ड्स हैं, इसलिए वो एक दूसरे को ढूंढेंगे और एक दूसरे के साथ जब टच हो जाएंगे या एक दूसरे को जब पकड़ लेंगे तो हम मानेंगे कि हमारी रिएक्शन या हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। अब एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि हम दो ए छोड़ दें और एक बी छोड़ दें, और बनाना पेयर ए और बी का ही है। तो इस कंडीशन में ए और बी के बनने की जो रेट है वो पहले वाले के मुकाबले तेज हो जाएगी, क्योंकि इस बार दो ए को एक बी को सर्च करना है। कंडीशन ये है कि जब ए को पकड़ेंगे तो कोई सायरन बज जाएगा जिसके अंदर ये अलाउड नहीं है कि ए को पकड़ सके, तो ए को बी को ही पकड़ना है। इन केस अगर मैं 4 5 6 ए कर दूं और एक बी छोड़ दूं और मैं कहूं कि एक ही पेयर बनाना है ए और बी के साथ, तो इस केस में ए और बी का पेयर बनने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। कारण क्योंकि सभी ए अलग अलग दिशाओं में जब चलेंगे तो चांसेस ये पूरे पूरे बनेंगे कि बी को पकड़ने के चांसेस मैक्सिमम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ ए अगर ज्यादा होंगे तो बी के साथ जुड़कर ए बी बनाने की जो स्पीड होगी, रेट होगी, वो तेज होगी। कंडीशन ये है कि ए के पास आते ही वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लाइक वाइज या लाइक चार्जेस कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए कि एक जैसा होने की वजह से ए से नहीं जुड़ पाएगा, बी से जुड़ेगा, तो बी से जुड़ने की जो उनकी रेट होगी वो तेज होगी। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा भी ए आप जब बढ़ा देंगे तो स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंसेस आ जाते हैं। उसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। पर इन जनरल अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, ए और बी एक एक हों, जुड़कर ए बी बना रहे हैं, और जैसे जैसे ए को बढ़ाओगे और बनाना आपको ए बी है, या बी को बढ़ाएंगे, बनाना आपको ए बी है, तो इनके बनने की जो रेट होगी वो तेज होगी।
केमिस्ट्री में इसी चीज़ को हम कोलिजन से समझते हैं कि रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी जब बढ़ती है तो उनके आपस में कोलाइड करने के चांसेस बढ़ते हैं, और आपस में जब कोलाइड करने के चांसेस बढ़ते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस भी बढ़ते हैं। इस कंसेप्ट को भी डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में कोलिजन थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको रेट लॉ समझ में आई होगी। तो मैं रिपीट कर देता हूं, वापस से सुन लीजिए। रेट लॉ एक तरह का एक्सप्रेशन है इन विच वी रिप्रेजेंट रेट is directly proportional to the concentration of the reactants raised to some power that may or may not be equals to stoichiometric coefficients। अब क्वेश्चन ये उठता है कि stoichiometric coefficients के बराबर कब होगी और stoichiometric coefficients के बराबर कब नहीं होगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसकी हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल्स होंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।